अस्थमा यानी कि दमा एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। ऑस्ट्रेलिया के एक अध्ययन में ये पाया गया है कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जिन्हें अस्थमा है, उनमें से 81% से ज़्यादा लोगों को कम से कम एक अन्य रोग है और 54% से ज़्यादा लोगों को कम से कम 2 अन्य रोग है। ये बीमारियाँ न सिर्फ लाइफ की क्वालिटी को घटाता है, बल्कि ये कम उम्र में मृत्यु का कारण भी बनते हैं। इन बीमारियों को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए सबसे पहला कदम इनके बारे में अच्छा ज्ञान होना है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुभाष छेत्री हूँ और इस वीडियो में हम अस्थमा एसोसिएटेड डिजीजेस यानी कि अस्थमा से जुड़े हुए अन्य बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। 3 तरह की बीमारियां अस्थमा से जुड़े हुए हैं। पहला, क्योंकि अस्थमा एलर्जी के कारण से होता है, एलर्जी से होने वाले अन्य बीमारी भी इससे जुड़े हुए हैं। दूसरी वो बीमारी हैं जो अस्थमा की वजह बनते हैं या फिर इसे बिगाड़ते हैं। लंबे समय तक गंभीर अस्थमा होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है और ये तीसरी तरह का अस्थमा से जुड़े हुए बीमारी हैं। एलर्जी के कारण से होने वाले आम बीमारियों में से एक है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। इसमें बार बार आंखें लाल होती है, खुजली करती है और आंसू बहती है। अर्टिकेरिया में बार बार स्किन में लाल रंग के रैशेस होते हैं जो काफ़ी खुजली करते हैं। तीसरा एलर्जिक बीमारी है एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे हे फीवर भी कहा जाता है। इसका लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे ही होता है, लेकिन ये अचानक होता है और बुखार उतना ज़्यादा नहीं होता। बार बार एलर्जिक राइनाइटिस होने से नाक की अंदरूनी सतह का सेल्स का ग्रोथ होता है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप नाक को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से गंध में और कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वो बीमारियां जो अस्थमा को जन्म देता है या उसको खराब करता है, उनमें से सबसे आम है GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। आम भाषा में इसको एसिडिटी, गैस या फिर हार्ट बर्न भी कहा जाता है। नॉर्मली जब आदमी खाना खाता है तो ये खाना फूड पाइप से होकर पेट में जाता है और पेट के बाद अंतड़ियों में जाता है। लेकिन जब GERD होता है तो खाना पेट से वापस फूड पाइप में चला जाता है। पेट में सामान्य रूप में एसिड होता है, तो GERD में खाने के साथ एसिड भी फूड पाइप में चला जाता है। इस कारण से छाती में दर्द, जलन या फिर गैस होने का आभास होता है। अस्थमा में मोटापा भी काफ़ी आम है और मोटापा अस्थमा को खराब करता है। मोटापा से GERD का भी अधिक संभावना होता है। लंबे समय तक गंभीर अस्थमा होने से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बच्चे और वयस्क में अलग अलग हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन बच्चे और वयस्क में समान रूप में देखा जाता है। गंभीर अस्थमा से बच्चे में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं ग्रोथ डिले यानी कि विकास में देरी। जिन बच्चों को गंभीर अस्थमा होता है उनका औसतन ऊंचाई दूसरे बच्चों से कम होता है। ये गंभीर अस्थमा की वजह से भी होता है और गंभीर अस्थमा के इलाज में प्रयोग किए जाने वाले ओरल स्टीरॉयड के कारण से भी होता है। इन बच्चों को पढ़ाई में भी कठिनाई हो सकती है, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। लेकिन कठिनाई केवल पढ़ाई में ही सीमित नहीं होती, अन्य चीजों को सीखने में भी इन बच्चों को काफी कठिनाई होती है। वयस्क में होने वाले सबसे आम कॉम्प्लिकेशन है बार बार अस्थमा के अटैक होने से मजबूरन काम से छुट्टी लेकर घर में रहना। क्योंकि अस्थमा के अटैक बच्चों की तुलना में एडल्ट्स को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है, इसी कारण से ये कॉम्प्लिकेशन एडल्ट्स में ज़्यादा देखा जाता है। गंभीर बीमारी और बार बार छुट्टी लेने से एडल्ट्स में डिप्रेशन भी हो सकता है। जो कॉम्प्लिकेशन बच्चों और वयस्क में समान रूप में देखा जाता है, उसमें से एक है नींद के दौरान सांस रुकना, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहा जाता है। ये पॉलिप के कारण नाक ब्लॉक होने से या फिर मोटापे से हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीज जब रात को सोते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में खर्राटे लेते हैं और बार बार उनका सांस रुकता है। इस कारण से वो जग जाते हैं, लंबी सांस लेते हैं और फिर से सो जाते हैं। सांस रुकना और जग कर लंबी सांस लेने का साइकिल रात में बार बार होती है। जब वो सुबह उठते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उनका सिर में दर्द होती है। इसके अलावा उनको थकान और नींद पूरी ना होने का आभास होता है। दिन में उनका आंख लगने की अधिक संभावना होती है और उनमें चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा होता है। लंबे समय में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाई बीपी का कारण बनते हैं और इससे दिल की बीमारी भी हो सकती है। क्योंकि गंभीर अस्थमा और इसमें प्रयोग होने वाले ओरल स्टेरॉइड्स दोनों ही इम्यूनिटी को घटाता है,
इससे फेफड़ों का इन्फेक्शन स्पेशली न्यूमोनिया हो सकता है। अंत में मैं उन बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका वैसे तो अस्थमा से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी आम है इसलिए अस्थमा के मरीजों में भी ये आम रूप में देखा जाता है, स्पेशली बुजुर्गों में। इनमें सबसे पहला है जोड़ों में दर्द, पीठ का दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस। जोड़ों का दर्द यानी कि आर्थराइटिस सबसे आम घुटनों में होता है, लेकिन ये अन्य जोड़ों में भी हो सकता है जिसमें बैक का जॉइंट्स भी शामिल हैं। ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल औरतों में काफ़ी आम है। स्टीरॉइड्स ऑस्टियोपोरोसिस को और ख़राब करती है। इस बीमारी में हड्डी काफ़ी वीक हो जाता है, जिसके कारण से मामूली चोटों में भी फ्रैक्चर्स हो सकता है और फ्रैक्चर का ठीक होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बुजुर्गों में शरीर का विभिन्न अंग का कैंसर भी काफ़ी आम होता है। क्योंकि अस्थमा फेफड़ों का बीमारी है, इन पेशेंट को फेफड़ों का अन्य बीमारी जैसे कि COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी हो सकता है। इसके लक्षण अस्थमा जैसे ही होते हैं। क्योंकि डायबिटीज काफ़ी आम बीमारी है, स्पेशली भारत में अस्थमा के मरीजों को डायबिटीज भी हो सकता है। डायबिटीज खून के नस को डैमेज पहुंचाता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी काफ़ी आम है। बुजुर्गों में किडनी बीमारी भी काफ़ी आम है, इसीलिए अस्थमा के पेशेंट को किडनी का बीमारी भी हो सकता है। अंत में अस्थमा के पेशेंट को डिप्रेशन के अलावा अन्य मानसिक रोग भी हो सकता है, क्योंकि मानसिक रोग भी पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है। इन बीमारियों के कारण से न सिर्फ बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन की आवश्यकता पड़ सकती है, बल्कि ये लाइफ की क्वालिटी को भी घटा देता है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इन बीमारियों को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए सबसे पहला कदम इनके बारे में जागरूक होना है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका भी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।